आज से करीब 57 साल पहले एक जासूसी होती है। ये जासूसी थी एक न्यूक्लियर डिवाइस की जिसका खतरा आज तक बना हुआ है। अगर ये फटा तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियां चली जाएंगी मौत के आगोश में। दरअसल एक न्यूक्लियर डिवाइस गुम है जिसकी अपनी उम्र करीब 88 साल है। लेकिन इस दौरान अगर गलती से ये डिवाइस किसी भी सूरत में ऐसी जगह पहुंच गया जहां से उसका रेडिएशन रिसकर बर्फ के पानी से होता हुआ किसी नदी में मिल गया तो यकीन मानिए करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो सवाल यह है कि वो न्यूक्लियर डिवाइस कहां है? क्या वो आज भी कहीं दबी हुई है या फिर उसे वहां से निकाला जा चुका है और उसका कहीं और इस्तेमाल हो चुका है? असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 से, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत के पर्वतारोही मोहन सिंह कोहली से संपर्क किया। ये उस वक्त की बात है जब कैप्टन कोहली अपने ग्रुप के साथ एवरेस्ट को फतेह करने की तैयारी में जुटे हुए थे। कैप्टन से नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर के तौर पर बैरी बिशप ने संपर्क किया और उन्होंने MS कोहली को एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की तैयारी से रोककर इनकी सीमा के पास कंचनजंगा पर्वत पर जाने को कहा। असम में बैरी बिशप भी पर्वतारोही थे और 1963 में एवरेस्ट फतेह करने वाली अमेरिकी टीम का नेतृत्व उन्होंने किया था और पर्वतारोही होने के नाते वो MS कोहली को अच्छी तरह से जानते भी थे, क्योंकि कैप्टन MS कोहली तब तक एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना नाम दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा भी चुके थे। बैरी बिशप के संपर्क करने के बाद कैप्टन कोहली को कुछ अजीब लगा। उन्होंने उस वक्त के भारतीय खुफिया एजेंसी IB के प्रमुख भोला मलिक को चिट्ठी लिखकर उसके पीछे साजिश होने को लेकर अपनी आशंका भी जाहिर की। मगर MS कोहली नहीं जानते थे कि बैरी बिशप को उनके पास मलिक ने भेजा था। असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA उस वक्त इस बात को लेकर आशंकित थी कि भारत का पड़ोसी चीन न्यूक्लियर परीक्षण करने के बाद परमाणु बमों को विकसित करने लगा था। चीन ने 1964 में लोपलूर इलाके में अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया था और इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। ये वो दौर था जब सैटेलाइट से किसी भी देश में झांकने की ताकत उस तरह से विकसित नहीं हुई थी जैसे आज के दौर में, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ऐसी जगह की तलाश शुरू की जहां वो एक ऐसी डिवाइस को लगा सके जहां से चीन और उसकी तमाम हरकतों पर नजर रखी जाए। ऐसे में भारत की चोटी कंचनजंगा को इसके लिए सबसे मुफीद पाया गया, क्योंकि भारतीय सीमा में होने के साथ साथ चीन की हद से भी ज्यादा दूर नहीं थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी ऐसे देश को इस मिशन में शामिल किया जाए जिसके चीन से रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसका मिशन फेल हो सकता है और उस दौर में यानी 1965 में भारत उसकी नजर में इकलौता ऐसा देश था। वजह ये थी कि 2 साल पहले ही भारत और चीन युद्ध में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारत भी इस हार का बदला लेने की फिराक में था। लिहाजा अमेरिका ने भारत के इस जज्बात का फायदा अपने हक में उठाने का इरादा किया और इस मिशन के लिए पर्वतारोही कैप्टन मोहन सिंह कोहली को चुन लिया गया। साथियों, इस मिशन के पीछे का असली मकसद भी बता दिया गया और फिर कैप्टन कोहली के साथ एक टीम बनाई गई और उन्हें ट्रेनिंग के लिए बाकायदा अमेरिका ले जाया गया। लेकिन अपनी तैयारी के अंतिम दौर के दौरान कैप्टन कोहली को पता चला कि जिस डिवाइस को कंचनजंगा की चोटी तक ले जाने की बात की जा रही है वो असल में काफी वजनी है। ऐसे में चोटी तक पहुंचना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंचनजंगा की चढ़ाई के दौरान पर्वतारोहियों को बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ सकता है। लिहाजा कैप्टन कोहली ने तब अपने अफसरों को किसी दूसरी पर्वत चोटी का चुनाव करने का सुझाव दिया। फिर काफी रिसर्च की गई और उसके बाद नंदा देवी पर्वत की चोटी को इस काम के लिए सही पाया गया, जहां तक पहुंचना कंचनजंगा के मुकाबले थोड़ा कम मुश्किल था। साथ ही जिस जगह चीन ने परमाणु परीक्षण किया था लोपनूर और वहां से नंदा देवी चोटी की दूरी महज 800 किलोमीटर के आसपास थी और फिर तय किया गया कि वहीं इस डिवाइस को लगाया जाएगा। इस डिवाइस में यूं तो बहुत सी चीजें थी, लेकिन सबसे अहम चीज थी उस डिवाइस को एनर्जी देने यानी करंट पहुंचाने के लिए थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस, जो असल में एक बैटरी थी जिससे जासूसी का वो पूरा सिस्टम चलना था। इसका नाम था स्नैप 19C। इसी बैटरी में ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिसके पूरे 8 सेल थे और इस मिशन के लिए अलग अलग टीमें थीं जिनकी जिम्मेदारी बटी हुई थी। एक टीम वो थी जिसका काम था जासूसी उपकरणों को उठाकर चोटी तक पहुंचाना और दूसरी टीम वो थी जो बाद में जाकर उस सिस्टम को वहां तैनात करे। दोनों टीमों में अमेरिकी पर्वतारोही भी शामिल थे। पहली टीम की अगुवाई कैप्टन कोहली कर रहे थे। कैप्टन कोहली ने अपनी टीम में कुछ शेरपाओं को भी शामिल किया था, क्योंकि शेरपा की बदौलत ही सामान को ढोकर चोटी तक पहुंचाया जाता है। 24 सितंबर को पूरी टीम नंदा देवी के लिए रवाना हो जाती है। 25 दिन लगातार चढ़ाई करने के दौरान अचानक
अचानक 18 अक्टूबर को पूरा दल बर्फीले तूफान में घिर जाता है। बर्फीले तूफान की वजह से कैप्टन कूल अपने साथियों को मुसीबत में नहीं फंसे रहना देना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपने अफसरों के साथ संपर्क करने के बाद मिशन को वहीं अवॉर्ड करने का इरादा किया और इस भारी भरकम सामान को वहीं उसी कैंप में छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया। अफसरों से हरी झंडी मिलने के बाद ही कैंप पर चट्टानों में दरारों की तलाश करके सारा सामान और डिवाइस वगैरह को वहीं पास में रख दिया गया और अक्टूबर के आखिर तक सारा दल वापस लौट आया। अगले साल यानी मई 1966 को एक बार फिर इस दल ने नंदा देवी की चढ़ाई करने का इरादा किया और साफ मौसम का फायदा उठाकर पूरी टीम वक्त से पहले उस जगह पर फिर से पहुंच जाती है जहां उन लोगों ने अपनी न्यूक्लियर डिवाइस को छुपा कर रखा था। मगर वहां पहुंचकर जब उन्होंने मंजर देखा तो पूरी टीम के होश उड़ गए, क्योंकि वो पूरा इलाका बदल चुका था, सब कुछ उजड़ चुका था, सारा सामान गायब था। न्यूक्लियर डिवाइस के साथ साथ वो बैटरी और सामान लापता हो चुका था। वहां टीम को कुछ नहीं मिला। इस खबर को पहाड़ की चोटी से उतरकर दिल्ली और फिर वाशिंगटन पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। तुरंत अमेरिकी प्रशासन हरकत में आ गया। CIA को इस बात की गंभीरता का अंदाजा था कि पहाड़ की चोटी से जो कुछ गायब हुआ है वो असल में कितना नुकसानदायक है। पहली बात ये सामने आई कि अगर वो डिवाइस और उसकी बैटरी बर्फीले तूफान की चपेट में आकर वहां से गायब हो गए और किसी तरह बहती हुई नदी में गिर गए तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि वो प्लूटोनियम 235 असल में बहुत भयानक न्यूक्लियर एक्टिव पदार्थ है और उसके रेडिएशन बेहद खतरनाक हैं जो करोड़ों जिंदगियों को उजाड़ सकता है। ऐसे में जो भी इसकी चपेट में आएगा उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अगर वो नदी में मिल गया तो नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। और जिस जगह से बैटरी गायब हुई थी उसी पर्वत चोटी के नीचे से गंगा नदी बहती है। जाहिर है गंगा में उसका शामिल होने का मतलब है करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरा होना। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस खबर के सामने आने के बाद भारत अब किसी न्यूक्लियर हादसे के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया था। तभी तय पाया गया कि किसी भी सूरत में इस डिवाइस को दोबारा ढूंढना जरूरी है। ऐसे में इस डिवाइस की तलाश के लिए कई टीमें तैयार की गई और इसी बीच CIA ने अलग से एक मिशन बनाया और दूसरी डिवाइस ले जाकर उस चोटी के ऊपर चीन पर नजर रखने के लिए फिट कर दिया ताकि उनका एक मकसद पूरा हो जाए। इसके बाद कई कोशिशें की गई, लेकिन 57 साल बाद भी वो लापता डिवाइस किसी भी मिशन को नहीं मिली। ऐसे में सवाल है कि क्या आज भी वो डिवाइस नंदा देवी की पहाड़ी की किसी दरार में पड़ी सांस ले रही है या फिर वो सरक कर दरारों से गुजरते हुए किसी ग्लेशियर में शामिल हो गया। असलियत क्या है? हालांकि इस डिवाइस को लेकर दो कहावतें चलन में है। एक तो ये कि वो न्यूक्लियर डिवाइस अब भी नंदा देवी की बर्फीली चोटियों में ही दफन है, लेकिन दूसरी थ्योरी ज्यादा दिलचस्प मालूम पड़ती है, जिस थ्योरी के मुताबिक उस डिवाइस को पहाड़ों की चोटी में गुम होने के बाद जब अमेरिकी टीम यहां से वापस लौट कर गई तो भारत की तरफ से उसका पता लगाने की कोशिश की गई। उस समय इंदिरा गांधी का शासन था और थ्योरी कहती है अगर इस मिशन में भारत कामयाब भी हो गया था और वो तमाम बैटरी वहां से ढूंढ निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल 1974 में किए गए न्यूक्लियर विस्फोट में कर लिया। हालांकि इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लिहाजा इसे बस अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, इसकी वजह से आज भी जानकारों की नजर नंदा देवी की उन चोटियों पर लगी हुई है जिसकी तलहटी में कहीं न कहीं तबाही सांस ले रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, उस डिवाइस के साथ क्या हुआ होगा? हमें कोई मेन्यू बताइए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।